आइए तो ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट देखते हैं, है ना। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ये ड्रेनेज सिस्टम बाकी जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं उससे क्या डिफरेंट है, पहले वो आपको पता होना चाहिए। प्री वाली चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी, बट प्री से क्या डिफरेंस है और क्या क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। मतलब इस सेक्शन में थोड़ा सा इन लोग कंजूसी करते हैं पूछने वाले। अब पूछते भी हैं तो ऐसे पूछ देते हैं कि या तो एकदम बड़ा क्वेश्चन आता है या तो एकदम छोटू सा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक तो आपको पूछेगा भाई कि अपवाह पैटर्न क्या होता है, स्वरूप, मतलब पैटर्न की बात करूं, पैटर्न। जैसे प्रश्न आ गया था महानदी अपवाह तंत्र का स्वरूप क्या है। अब आप जस्ट इमेजिन करिए, आपने लिखा है महानदी अपवाह तंत्र का स्वरूप क्या है, और आपने लिख दिया है महानदी क्या बोलते हैं, सिहावा से निकलती है, उत्तर दिशा में बहती है, देन ईस्ट की ओर मुड़ के उड़ीसा में जाती है और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। कितना नंबर मिलेगा? मैं चेक करूंगा तो मैं तो 0 दूंगा भाई, एकदम सिंपल सी बात है, अभी आएंगे इस पे। अगर प्रश्न उसने पूछा है कि महानदी का या महानदी तंत्र का, ठीक है ना, क्योंकि महानदी तंत्र मतलब पूरे महानदी सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा महानदी महानदी तंत्र ऐसे ही देता है वो, मतलब दिया था। और आपने ऐसा लिखा कि भाई स्वरूप ना लिख करके आपने लिखा कि इसका उद्गम सिहावा से है, ठीक है, नगरी सिहावा से होता है, धमतरी जिले का, उत्तर की ओर बहा, यहाँ यहाँ से ऐसा ऐसा किया, इसने ये बनाया वो नया, लंबा चौड़ा पोथी पुराण लिख डाला, सब चीज़ लिखा। आपने ये नहीं लिखा कि उसका स्वरूप कैसा है, भाई आपको 0 नंबर मिलेगा, 0 नंबर। मैं तो 0 दूंगा, अब बाकी अगर कोई चेकर थोड़ा अच्छा दे दे, दिल वाला हो दिल वाली हो तो अलग बात है, मैं तो 0 दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको अप्रूव यहाँ पे इसका अपवाह स्वरूप बताना है, पैटर्न बताना है। तो पैटर्न क्या होता है भाई, इसका पैटर्न जो रहता है वो वृक्षाकार होता है। क्या होता है? वृक्षाकार, यानी कि इसको डेंड्रिटिक कहा जाता है इंग्लिश में। तो अभी पढ़ेंगे बहुत सारे, वृक्षाकार पढ़ेंगे, आयताकार पढ़ेंगे, है ना, और रेक्टेंगल जिसको बोला जाता है, आरी प्रतिरूप पढ़ेंगे, रेखीय पढ़ेंगे, रेडियल पढ़ेंगे, इसके अलावा हम ट्रेल्स पढ़ेंगे, जालीदार पढ़ेंगे। ऐसे अलग अलग हम प्रतिरूप पढ़ते हैं, अपरूप पढ़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। तो ये मेंस में आपका डिफरेंट होगा, मतलब प्री से डिफरेंट होगा, ये मेंस वाला पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको एक और चीज़ पढ़नी है, वो क्या होता है? डिफरेंस। अब इसको प्री में पूछ सकता है, बट इन जनरल प्री में कैसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रमुख अंतर है या नहीं है, तो प्री में जनरली बच्चे डिकोड कर पाते हैं, बट मेंस में क्या होता है, लिखना होता है। तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को आंसर लिखना पड़ेगा, किसमें प्रायद्वीपीय नदियों में और हिमालयी नदियों में। अब यही जो मैं लिखने वाला हूँ ना, मतलब मैं लिखाऊंगा इसको, तो इसमें जो हम लिखेंगे, याद रखना ये सब पूरा लिखाऊंगा मैं अभी। तो पेनिनसुला रिवर्स एंड हिमालयन रिवर्स दोनों में जब डिफरेंस आप लिखेंगे तो एक क्वेश्चन और बनेगा, एक नहीं कईयों क्वेश्चन बनेंगे। प्रश्न क्या कि हिमालयन नदी की मुख्य विशेषताएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं हिमालयन नदियों वाला पॉइंट लिखाऊंगा ना, आपको बस उसी में बताना है कि अच्छा ये हिमालयन नदियों की क्या है, विशेषताएं हैं। फिर जैसे ही मैं अगर यहाँ पर लिखाऊंगा क्या, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखाऊंगा प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता, मतलब प्रायद्वीपीय नदियों के कुछ पॉइंट्स, तो आपको प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं में आपको लिखना है। मैं क्वेश्चन भी दूंगा करने के बाद, आज मुझे होमवर्क भी देना है, प्लीज मुझे याद दिलाना, जब मैं क्लास एंड करूंगा ना तो आप मुझे याद दिलाना सर आपको होमवर्क देना है करके, ठीक है। ये आप प्लीज मुझे याद दिलाइएगा, तो ये मैं आज होमवर्क आपको दूंगा, प्लीज 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 याद दिलाना, लिख लो ऐसा। क्लास एंड होने के समय होमवर्क आपको दूंगा, फिर आप मुझे भेजिएगा। बहुत सारे बच्चे भेजते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भेजते हैं, तो ये गलत बात है भाई। आधे बच्चे भेजते हैं, आधे लोग नहीं भेजते हैं, मतलब इतने सारे जो वॉचिंग रहते हो तो आप लोग क्यों नहीं भेजते हो, तो गलत बात है। क्या मतलब फिर कोर्स लेने का? कोर्स परचेस किया है, टीचर आपसे पूछ रहा है कि आप अपने आंसर कॉपी लिखने के बाद चेक कराएं, भेजिए उसको। कुछ ना कुछ गलतियां उनको समझ आती है कि वहाँ पे क्या क्या वो लोग गलती कर रहे हैं, तो ये आपको भेजना होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, इसके अलावा और क्या आ सकता है सर? इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। फिर नदी जल विवाद जो ऑलरेडी आज आज मतलब प्री वाले जो बच्चे आज जो पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े नदी जल विवाद, ठीक है ना। तो जिन्होंने प्रीलिम्स वाला एक्सेस ले रखा है उनको मिलेगा, और जिन्होंने सिर्फ मेंस ले रखा है उनको तो ये मिलता है, और जो सिर्फ आंसर राइटिंग उनको तो सिर्फ आंसर राइटिंग मिलेगा। तो आज ही हमने पढ़ा है नदी जल विवाद, तो वहाँ से सिंपल क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, फलाना नदी जल विवाद एंड फलाना। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा वो बनता है आपका परियोजना का। परियोजना बोले तो सर प्रोजेक्ट का, परियोजना बोले तो प्रोजेक्ट का। अब ये एकदम से ना देखो, आपकी किस्मत खराब रहेगी तो आपको पूछेगा भाई माता टीला प्रोजेक्ट के बारे में लिखो, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। भैया माता टीला को कौन क्या कैसे याद रखता है? माता टीला बस इतना याद रखती दुनिया
बेतवा नदी पे बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा, क्योंकि यार 70-80 प्रोजेक्ट हैं, वो 70-80 प्रोजेक्ट को आप कहाँ से और कैसे कैसे कौन से सन में बना, कौन कौन सी और अन्य उसकी लाइक एडिसिव या दूसरी अन्य चीज़ें हैं उसकी, लाइक एडिशनल चीज़ें हैं, ऑक्सिलरी चीज़ें, वो आप नहीं बता पाओगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि परियोजना और उनकी विशेषता या यूजेस के बारे में पूछता है ना, उनका विशेषता, वो लोग फीचर्स के बारे में बात करो, तो फीचर्स के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो फीचर बहुत कॉमन होने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट सभी नदी में समान होने वाला है। अब किस्मत खराब रहेगा तो पूछेगा, अदर देन आपको सिंपल चीजें पूछ सकता है, जैसे वो भाखड़ा नांगल पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको हीरा कुंड पूछ सकता है, ये आपको, मतलब ये बड़े हैं ना, ये सब बड़े हैं आपके। दामोदर ऑलरेडी पूछ चुका है इसने, दामोदर ऑलरेडी पूछ चुका है। तो जो बड़े और फेमस हैं, गिनती के जो 15-20 हैं, आपको इनको याद रखना है। ये आप बाई डिफॉल्ट आप रेडी करके चलें, उन्हीं में से कुछ एक आता आएगा, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि उसको लिखेगा। मतलब ऐसा थोड़ी यार कि कहीं से पूछ दिया कैपलॉन्ग प्रोजेक्ट के बारे में लिखो करके, है ना, या पूछ दिया कि भाई एकदम घाट प्रभा प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो प्रैक्टिकली नहीं ना, वो किसी के लिए बनाना संभव नहीं है भाई। वो 80 प्रोजेक्ट को पढ़ के कोई उतना डिटेल में नहीं जाने वाला। उसको इन शॉर्ट, ये इस रिवर पे है, इस स्टेट पे है, इतना बस अपने को याद रख लेना है। तो ठीक है, 2 मार्क्स में आया तो हाफ या 1 नंबर मिलेगा, 4 में आया तो 1.5 या 2 नंबर मिलेगा, तो इनफ है। आप उस दृष्टिकोण से आप उसको रेडी करके चलें। परियोजना एंड प्रोजेक्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है, वो है आपका जल संसाधन। भाई याद रखना, इसको ना प्री में पढ़ते हो, कहीं नहीं पढ़ते हो, ये एकदम यूनिक है। ये जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी उठा के देखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, मेंस पढ़ रहे हो ना, बिना एनसीईआरटी के काम नहीं होने वाला। जितने भी अभी तक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 2018 से लेके 2024 तक, 90% क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से आए। मैं बार बार बोलता हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री में तो आता ही है, प्री में आता ही है, मेंस में 90% आप खुद उठा के देख लेना, पूरा देखना, एकदम लाइन टू लाइन देता है वो। जैसे क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी 2 नदियां हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं और उनके नाम लिखो एंड सा, सेम लाइन टू लाइन क्वेश्चन कक्षा 9वीं है, कक्षा 11वीं में आप जाके देखना। इसके लिए कौन कौन सा एनसीईआरटी करना है ये भी आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी, लोग एनसीईआरटी मतलब, कोई बोलता है एनसीईआरटी मतलब बर्नवाल, एनसीईआरटी, भैया वो एनसीईआरटी नहीं है। वो एनसीईआरटी का नाम लेके अपने बुक छाप रहे हैं उन लोग, दे आर नॉट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब एक्चुअल एनसीईआरटी, एक्चुअल। आप लोगों को पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जिसको उसको चाहिए होगा मुझे बता देना, आई विल शेयर पीडीएफ, या फिर आप हमारे ऐप में चले जाना, ऐप में भी एक एनसीईआरटी का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। वो वाली एनसीईआरटी आपने करनी है, तो क्लास 9 का करना है आपको। और बुक का नाम भी लिख लो, बुक का नाम हो जाएगा समकालीन भारत, हिंदी वालों के लिए इसको लिखिए, समकालीन भारत, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। और दूसरा हो जाएगा क्लास 11, इसमें आएगा भारत भौतिक पर्यावरण। ये बुक का नाम है ना, पर्यावरण समझ के ऐसा मत समझ लेना, भारत भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये बुक का नाम है। पता चला 11 की बुक में गए, 11 में एक और बुक आ गई, उस बुक का नाम होता है फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल, ऐसा कुछ है शायद, भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऐसा समथिंग है, तो उसको नहीं करना है भाई, वो बुक नहीं पढ़नी है आपको। 11th में भी 3 बुक आती है, उसमें से यही बुक करनी है, कौन सी, भारत भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। क्लास 9 में आएगा समकालीन भारत, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। नए सिलेबस में बहुत सारी चीजें हट गई हैं, ओल्ड मतलब जो 2019-20 के आसपास वाला था, वो वाला बुक है मेरे पास, पीडीएफ है, मुझे मैसेज कर देना, पेड स्टूडेंट को फ्री में दिया जाएगा। ऑब्वियसली पेड वाले बच्चे हैं, बट जो ऐसे बच्चे जो कभी बाद में इसको हो सकते हैं कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में रिकॉर्डेड या कहीं से देखेंगे, वो भी ले सकते हैं, बट फिर वही 10 रुपीज़ का एक्सेस है, उसके पास आप जाके देख लेना, हमारे ऐप में है वो 10 रुपीज़ का, उसमें एनसीईआरटी की पूरे बुक्स की लिस्ट आपको, मतलब पूरा बुक का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर करना, पढ़ना है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके वहीं से बनने वाले हैं। तो ये 4 आपके बनेंगे। इसके अलावा जो प्री में आप पढ़ेंगे, प्री में पढ़ते हैं मतलब पढ़ेंगे क्या, प्री में जो आप पढ़ते हैं बेसिक, वो तो करना ही है। करना है मतलब जैसे कि पूछ दिया भाई गंगा अपवाह तंत्र को समझाएं, या पूछ दिया ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र को समझाएं, तो बेसिक है ना भाई, मैपिंग करनी है। ब्रह्मपुत्र चेमायुंगडुंग से निकलती है, इंडिया में नामचा बरवा से एंटर करती है, नामचा बरवा के साइड से आपका जो क्या नाम है, यांग या दर्रे से निकल जाती है, इंडिया में जब एंटर करती है तो सियांग या दिहांग कहते हैं। फिर वहाँ से ये चलती तब ब्रह्मपुत्र बोलते हैं जब दूसरी नदी जुड़ती है, बांग्लादेश में जाती है तो उसको जमुना कहते हैं। अंतिम धारा जब मेघना सॉरी पद्मा बराक सब मिल जाती है तो उसको
मेघना कहते हैं। तो दैट्स इट, ये आपको लिखना होगा, वो तो बेसिक प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, उसकी चिंता ना करें। अब आपको ये मेन जो रोल है वो यहाँ पे ये मेंस ओरिएंटेड, ये वाली चीज़ जिसको सिर्फ मेंस में पढ़ना है, सिर्फ मेंस में पढ़ना है, कॉमन है ये, और ये सिर्फ मेंस में पढ़ना है, ठीक है। आइए, तो पहला हेडिंग ये समझ आ गया, इतना क्लियर है कि सभी को एक बार कमेंट करके बताना यहाँ तक क्लियर, किसी को डाउट? क्योंकि नदी को हल्के में नहीं लेना है भाई, रिवर सिस्टम हल्के में नहीं लेना है, बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है ये, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ूं मैं? चलो पहला हेडिंग डालिएगा, नदियों का स्वरूप। नदियों का स्वरूप। पैटर्न ऑफ रिवर्स, ठीक है। रिवर पैटर्न या पैटर्न ऑफ रिवर्स, पैटर्न की यहां पर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैटर्न। पैटर्न, चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, फर्स्ट पैटर्न, नंबर 1 पहला जो होता है इसको बोलते हैं वृक्षाकार। वृक्षाकार बोले तो सर डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक क्या होता है सर, कैसे दिखता है? ये देखो, ये कुछ नहीं है, एक मुख्य नदी रहेगी, फिर इनकी अन्य सहायक नदियां रहेंगी। जैसे मान लेते हैं ये कोई नदी इधर से आ गई है ऐसे, ठीक है, ये कोई नदी इधर से ऐसे आ गई, ये कोई नदी इधर से ऐसे आ गई, या कोई और नदी इधर से ऐसे आ गई, फिर इनकी और छोटी छोटी सहायक नदियां रहेंगी, ये ऐसा। ये शाखा जैसे दिख ना, वृक्ष की शाखाओं के जैसे, हाँ या ना, ये ऐसा, ये इस पैटर्न में रहती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्षाकार बोलते हैं। अब देखो, अब आपके लिए सवाल है, सर आपने तो बढ़िया मस्त बना दिया, आपके पास तो ऑप्शन है, पेन को मोटा कर ले, छोटा कर ले, हम कैसे करें? तुमको कुछ नहीं करना है भाई, देखो सिंगल पेन यूज करो, सिंगल यूज करो। अब आपने बनाना है, मान लो इसको मोटा बनाना है, तो आप ऐसे कर लो ना यार, क्या दिक्कत है, आप ऐसे कर लो, फिर आप ऐसे बना लो थोड़ा सा इसको, फिर आप ऐसे कर लो, समझ आ जाएगा। दैट्स इट, यही करना है, ट्राई टू डू दैट, कि आपके जो नोट्स होंगे, मेंस वाले जो नोट्स होंगे, आप उसको बहुत बेसिक रखें, क्योंकि वहां पर आप जो करेंगे ना वही आप अपने नोट्स में क्या करें। मेरी बात समझ आ रही है? वहां पर मुख्य उत्तर पुस्तिका में जो आप जैसे बनाएंगे वैसे ही आप आपके नोट्स में बनाइए। बहुत ज्यादा तामझाम करोगे, बहुत ज्यादा फैंसी बनाओगे ना, तो दिक्कत होगा आपको, दिक्कत, क्योंकि आपको आदत रहेगी वैसी बनाने की। तो ढलिए आप उस माहौल पे। प्रीलिम्स में कोई समस्या नहीं होती, प्रीलिम्स में तो भर भर के स्टिकी चिपकाओ, कलर पेन यूज करो, ये करना है वो करना है, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन इज दैट क्योंकि आपको समझना है, शॉर्ट में आपको रिवाइज करना है, मेंस में लिखना होता है, तो मेंस की प्रैक्टिस रिटर्न ही प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। मेमोरी तो है ही, बट मेंस की प्रैक्टिस रिटर्न प्रैक्टिस है, लिखने का, लिखने का, लिख लिख के आपको करना है, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है वृक्षाकार, एक लाइन लिख सकते हैं। वृक्षाकार पैटर्न में क्या होता है, इसमें नदियों का स्वरूप किस प्रकार में होता है? वृक्ष के शाखाओं के जैसा होता है। नदियों का स्वरूप वृक्ष की शाखाओं के जैसा होता है। द पैटर्न ऑफ रिवर्स आर लाइक द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। द पैटर्न ऑफ रिवर्स आर लाइक द ब्रांचेस ऑफ ट्री, वृक्ष की शाखाओं के जैसा होता है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर क्या होता है, नदियां, मतलब अन्य सहायक नदियां जो मुख्य नदी है उसमें आकर मिलती हैं। तो ये देखो, ये पहले छोटी नदियां किस में जाएंगी? इन सहायक नदियों में जाएंगी, ये छोटी रिवर सहायक नदियों में, और ये सहायक नदियां फिर मुख्य नदी में जाकर मिलती हैं, ठीक है। सो ऑल द रिवर्स ज्वाइन विथ मेन रिवर, all other river या all the rivers joins tributaries and then all the tributaries join the main river। अन्य नदियां सहायक नदियों से मिलती हैं और सहायक नदियां मुख्य नदी में जाकर मिलती है। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण एग्जाम्पल में आप लिखना है, एग्जाम्पल में आपको लिखना है, एक तो हिमालयी नदियां हैं, हिमालय में जैसे कि गंगा, ये सब इसी के एग्जाम्पल है ना, गंगा में भी ऐसे ही होता है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस यानी कि सिंधु है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियां भी हैं, जैसे कि महानदी है, महानदी भी है, इसका उदाहरण है, ठीक है। ये सब इसके उदाहरण है। महानदी लिखिए, गंगा है, यमुना, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और आपका सिंधु है। लेकिन ये निचले क्षेत्र पे है, ऊपरी क्षेत्र में अलग बनाती है, जालीनुमा संरचना बनाती है, ये जालीनुमा। जालीनुमा क्या होता है वो अभी अगले वाले पार्ट में आप लोग देखेंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब सवाल ये सर, जो क्वेश्चन आया था सर वो तो बताओ, ये हम कैसे समझें? क्वेश्चन आया था सर उस पैटर्न में बताइए ना, क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ये था, समझिएगा, प्रश्न था, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, महानदी अपवाह तंत्र का स्वरूप क्या है?
महानदी अपवाह तंत्र का स्वरूप क्या है? द पैटर्न ऑफ महानदी रिवर सिस्टम, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। द पैटर्न ऑफ महानदी रिवर सिस्टम, तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, मतलब एक्चुअली एक लाइन क्या, 2 लाइन में आपने आंसर बताना था, तो लिखना था। लिखो, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लिख लो। इसका पहले क्वेश्चन लिख लो, महानदी अपवाह तंत्र का स्वरूप समझाएं, यह क्या है? क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ महानदी रिवर सिस्टम? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ महानदी रिवर सिस्टम? हो गया, क्वेश्चन लिखा। महानदी अपवाह तंत्र का स्वरूप क्या है? अब आंसर लिखिएगा। महानदी अपवाह तंत्र का स्वरूप वृक्षाकार है। द पैटर्न ऑफ महानदी ड्रेनेज सिस्टम इज, द पैटर्न ऑफ महानदी ड्रेनेज सिस्टम इज डेंड्रिटिक। महानदी अपवाह तंत्र का स्वरूप वृक्षाकार है। अब कुछ नहीं करना है, इसके पहले जो लाइन लिखी थी उसी लाइन को चेप देना है। लाइन चेपना समझ आता ना, कॉपी पेस्ट करना। क्या? छोटी या अन्य सहायक नदियां या अन्य नदियां सहायक नदियों से, और सहायक नदियां मुख्य नदी में, और मुख्य की जगह आप लिख देना महानदी में। तो लिख देंगे कि छोटी नदियां सहायक नदियों में और सहायक नदियां मुख्य नदी या महानदी में आकर मिलती हैं, और इस प्रकार इसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्रिटिक या फिर वृक्षाकार के रूप में जानते हैं। और बस कुछ नहीं करना, एक छोटा सा मैप बना देना है। या आप ऐसे महानदी बनाओ, इधर से आप शिवनाथ बना दो, इधर से हसदेव बना दो, और क्या बनाना है, इधर से देख लो पैरी क्या मिलता है, पैरी तो है ना, जो भी है सोंडूर पैरी, जो भी आप बनाना बना दो। ये महानदी है, ये शिवनाथ बता दो आप। शिवनाथ में और 2-3 रिवर को जोड़ दो ऐसा, अगर आपको याद आ रहे तो, है ना। और ये बना दो, हसदेव बना दो। हो गया, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर? क्या एक बार बताएंगे? उतना ही करना था और कुछ नहीं करना। 2 नंबर के प्रश्न में ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। 2 में आप उम्मीद करिए 1 नंबर मिला, अच्छी बात है। 1.5 नंबर मिला, बहुत अच्छी बात है। 2 में 2 शायद ही, मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी की कॉपी की 2 में 2 किसी को मिलेगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा लो भाई, हमेशा लिख लो बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में। 2 नंबर के प्रश्न में यदि आपको 1.5 मिलता है, आप बहुत लकी हैं। 3 नंबर, सॉरी 3 बोलता हूँ, 4 नंबर के प्रश्न में सेम, 4 नंबर के प्रश्न में 2.5 से 3 मार्क्स मिलेंगे, देन यू आर लकी। मतलब 3.5 मिल गया तो फिर तो गंगा नहा लिया तुमने। 3.5 मिल गया तो फिर तुमने गंगा नहा लिया। 4 नंबर में 2.5 से आपका 3 मिलता है। 8 नंबर के प्रश्न में 5 मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। 10 नंबर के प्रश्न में 6 से 7 नंबर, और 15 नंबर के प्रश्न में 10+ मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, ये जीएस पेपर की हम बात कर रहे हैं। जीएस सारे पेपर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 की बात कर रहे हैं। 1 और 2 की बात नहीं करो, 1 और 2 तो अच्छे स्कोरिंग वाले होते हैं। इसे बहुत अच्छा लिखा, रिफाइंड है, प्री डिटरमाइंड है, पहले से रेडी है, एकदम बना हुआ मटेरियल है। तो आप ऐसे में 50-50 के रहते हैं, ऑन एन एवरेज आप 35 भी लेके आ सकते हो। तो 35 अगर लाओगे तो आप सोचो कितना जाओगे, आप 140 के आसपास टच कर सकते हो। 35, 70 तो नहीं, आपका हो जाएगा 140 के आसपास आता है भाई। मतलब आता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, आता है। 150 तक लोग खींचे हैं। तो मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ, 35 ऑन एन एवरेज लेके आए, 140 आराम से आप खींच सकते हो। ठीक ठाक रहा मेहनत तो। लैंग्वेज में भी सही रहेगा तो पूरा नंबर देते हैं। हिंदी में कटना रहता है जो कटता है, छत्तीसगढ़ी में भी बहुत रेयर करते हैं, इंग्लिश में तो नहीं करते। सही तो सही, गलत तो गलत। इंग्लिश में अगर बहुत अच्छा इंग्लिश है, 50 में 40 ईजिली आप गेन कर सकते हो, अच्छा है तब। नहीं तो फिर तो यकीन नहीं करोगे भाई, बहुत से ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना इंग्लिश बनाते ही नहीं है, इंग्लिश छोड़ देते हैं, 2 नंबर 3 नंबर लेके आते हैं। मजाक नहीं करो। कितने लोग हैं ऐसे, एक बार जाना बताना मुझे। ऐसे आप में से कोई है क्या? अगर कोई है तो प्लीज़ बताना भाई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो आप लोग, अगर इंग्लिश टच नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। तो यहाँ पर भी 120 130 लाते हैं लोग। तो जो भी 120+ वाला सीन है ना, पेपर 1 पेपर 2 में है। बाकी के पेपर में 100 नंबर है ऑन एन एवरेज में। फिर से बोल रहा हूँ मैं, 100 पार कर लिया मतलब आपने बहुत अच्छा पेपर बनाया भाई। 120 130 तो फिर गंगा नहा लिया, फिर तो फिर साक्षात प्रणाम है। फिर मतलब फिर दैवी शक्ति आपके अंदर 120 130 किसी जीएस के पेपर में ला लिए तो, पेपर 3, 4, 5, 6, 7 में ला लिए तो, स्पेशली पेपर 3 और 7 में ला लिए तो, 3 और 7 में जिसने 110 120 ला लिया, फिर तो उसको सादर नमस्कार है, सादर प्रणाम है। पता नहीं मतलब फिर चेकर या तो उस दिन अलग ही मोड में होगा या आपने वैसा आंसर लिखा होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखें कि भैया ये आपके मार्किंग सिस्टम होते हैं। 1.5 नंबर मच गुड, 4 में 2.5 से 3, 8 वाले में 5 नंबर, 10 वाले में आपका 6 से 7 नंबर, 6 इज गुड, एंड 15 वाले में 10+, मतलब
मैं तो देखा भी नहीं हूँ, ऐसी 8 साढ़े 8 ही टिकाते हैं 15 नंबर में भी, बट 10 प्लस आ गया तो मच बेटर है। चलिए वापस आते हैं। तो आंसर आपका कुछ ऐसा होगा, महानदी अपवाह तंत्र का स्वरूप वृक्षाकार है। कारण बता दीजिएगा कि इसकी छोटी नदियां अन्य सहायक नदियों से और वो सहायक नदी मुख्य नदी से आकर मिलती है और वृक्षाकार स्वरूप बनाती है। और ये आपको मैपिंग बनानी थी, ठीक है, दैट्स इट। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहला लिखा वृक्षाकार, दूसरा लिखते हैं नंबर 2, सेकंड हो जाएगा आपका जालीदार। जालीदार, ट्रेल्स। ये जालीदार क्या होता है ना, ये फोल्डिंग के कारण बनता है, लिखेंगे ये मोड़दार पर्वतों के कारण इनका निर्माण होता है, इस पैटर्न का, मोड़दार पर्वतों के कारण, मोड़दार पर्वतों के कारण इस पैटर्न का या इस प्रकार की नदियों के स्वरूप का निर्माण होता है, या इस प्रकार की नदियां निर्मित होती हैं। किसके कारण? मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत यानी कि फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, द पैटर्न आर डेवलप्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। कितने इंग्लिश वाले यार एक बार बताइएगा तो जरा, इंग्लिश वाले कितने लोग हैं? मतलब ऐसा लगेगा ना कि अगर इंग्लिश मीडियम वाले कम है या नहीं है तो फिर अननेसेसरी मैं क्यों ट्रांसलेट करूंगा। एक बार मुझे बताना कितने हिंदी वाले कितने इंग्लिश वाले, लिख लो अपना मीडियम लिखो यहाँ पे तुरंत फटाफट, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी वाले लिखो सर हिंदी, इंग्लिश वाले लिखो इंग्लिश करके, नहीं होगा तो फिर मैं अननेसेसरी क्यों मेहनत करूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, मोड़दार पर्वतों के कारण, फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। चलो मीडियम लिखिएगा प्लीज, हिंदी इंग्लिश जो भी है वट एवर। फिर चलते हैं, नीचे चलते हैं। देखो अब ये कहाँ पर डेवलप हुई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कहाँ पर डेवलप होंगे। तो ये जो क्षेत्र है ना, ज्यादातर आप देखना हिमालय में तो होंगे, बट हिमालय के ऊपरी रीजन में, याद रखना। सो ऊपरी क्षेत्र, एग्जाम्पल में ना, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में, तो वही अगेन गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस ऊपरी क्षेत्र में होगा, नीचे में नहीं। निचला क्षेत्र तो क्या बना रहा था आपका, निचला वाला क्षेत्र था, वहां पर आपने क्या देखा था, वहां पर आपने डेंड्रेटिक पैटर्न देखा था, बट ये ऊपरी पैटर्न में है, ऊपरी में, तो लिखेंगे इन अपर रीजन, याद रखना किसमें, अपर रीजन में, ठीक है। चलिए अपर रीजन में, ऊपरी क्षेत्र में। अच्छा बट ये तो रिकॉर्डेड भी जाएगा, ठीक 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 याद नहीं आया। अब रिकॉर्डेड में अगर कोई एक इंग्लिश वाला या वाली मिल गई तब तो दिक्कत होगा, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बताना पड़ेगा भाई, चलो कोई नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हिंदी मीडियम, बट रिकॉर्डेड वाले कुछ बच्चे जो जाएंगे बाद में देखेंगे तो उनको दिक्कत ना हो। चलो हाँ, तो याद रखना अपर रीजन इन द हिमालयन रिवर्स, तो हिमालय क्षेत्र की ऊपरी नदियों में, हिमालय क्षेत्र की ऊपरी नदियों में, गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस में। ये कैसे बनेगा सर, जरा बना के दिखाओ। बनाते हैं। फोल्ड हो रहा है, फोल्ड होने का मतलब हो रहा है कि भाई वो पर्टिकुलर ना आपको ब्लॉक बना के दे देगा। अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये एक नदी आपने यहां पर देखी है ऐसा, फिर ये एक मेन रिवर हो जाएगा, फिर ये एक ऐसे रिवर आपको यहाँ पर मिलेंगे, फिर ये हो सकता है ये कुछ ऐसा मिला पर्टिकुलर। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी यहीं पर रहेंगी, छोटी छोटी नदियां, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये जो गैपिंग आपको नजर आ रहा है, ये देखो बड़ा बड़ा गैपिंग नजर आ रहा है, ये गैपिंग है ना, ये गैपिंग नजर आ रहा है एक ही क्षेत्र में, यहाँ पर ये गैपिंग नजर आ रहा है। तो ये गैपिंग्स यहाँ पर क्रिएट होता है, उसमें अलग था जी, पहले वाले में देखो, पहले वाले में सीधा सब एक जगह पर आके मिल रहे थे। अल्टीमेटली क्या हो रहा था, सब एक जगह पर आके मिल रहे थे, ये यहाँ पर एक जगह पर आके मिला, फिर यहाँ पर ये एक जगह आके मिला, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये नदी इसी में आके मिलेगी, खत्म कहानी। और ये चाहते तो दोनों एक साथ मिल सकते थे, बट नहीं मिल रहे हैं, दोनों एक साथ मिल सकते थे, नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, पर्वतों का फोल्डिंग हो गया है। तो जाली नुमा स्ट्रक्चर बना है, जाल के जैसा बना है, जैसे जाल में रहता है ना, ये ऐसा जाली बना हुआ है। दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं जालीदार, या इसी को कहा जाता है ट्रेल्स, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्र वाली नदियों में मिलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस यानी कि सिंधु है, लेकिन ये अपर रीजन में है, कौन से क्षेत्र में है, ऊपरी क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, अगला है समानांतर, अगला लिखिएगा नंबर 3, समानांतर, समानांतर पैरेलल,
समानांतर, पैरेलल। इसकी खासियत ये है, ये लोग एक दूसरे को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, एक पैरेलल जरूर रहेंगे बट एक दूसरे को कभी ज्वाइन नहीं करते हैं ना। तो याद रखना, लिखेंगे ये नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं, लेकिन ये नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं लेकिन एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। ठीक है, द रिवर्स फ्लो पैरेलल बट डू नॉट ज्वाइन या डू नॉट कॉन्फ्लुएंस विथ इच अदर। लिखेंगे ये नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं लेकिन एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी, डू नॉट ज्वाइन इच अदर। जैसे आप देखिए उदाहरण के तौर पे, ये देखो, ये एक नदी है गोदावरी, इधर से नीचे गई कृष्णा, इधर से गया पेन्नार, इधर से गया कावेरी। भाई ये तो कितने पास पास है ना ये नदियां, समझ आ रहे हैं। नेट खत्म हो गया तो जी रिचार्ज करिए। अब कैसे करें, अब रिचार्ज तो हम नहीं दे सकते करा के, है कि नहीं। तो किसी घर वाले को बोलिए, किसी घर वाले से बोलिए कि हमारा रिचार्ज कर दीजिए करके। देखो आप लोग एक चीज जरूर करना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये थोड़ा सा लगेगा, मतलब अगर ऐसा इकोनॉमिकली अगर दिक्कत नहीं है तो कुछ ऐसा रिचार्ज करवा लो जो थोड़ा सा हायर पैक वाला हो, और अगर वो भी नहीं हो रहा है ना तो घर पे बढ़िया सा ब्रॉडबैंड लगवा लो इफ अवेलेबल। 400-450 में हो जाता है, ठीक ठाक मिल जाता है। और ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, आप जो है अपने घरों से, भाई इतने सारे मेंबर रहते हैं ना, मम्मी पापा लोग थोड़ी चलाते होंगे, उनसे हॉटस्पॉट लीजिए और उनसे डेटा ले लीजिए, उनसे देखिए, कुछ तो करना पड़ेगा। भाई आप लोग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन के एवज में चीज़ों को अगर हटा रहे तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना आप लोग को। तो ये आप ज़रूर करिए, ठीक है, ये आप ज़रूर करिए। चलो, तो ये जो नदियां हैं समानांतर बहती हैं, पैरेलल बहती हैं। कौन कौन सी रिवर है, एक बार ज़रा ध्यान देखिए। एक नदी का नाम है गोदावरी, फिर कौन हो जाएगी यहाँ पर, कृष्णा, फिर है पेन्नार, और कौन है यहाँ पे, कावेरी। ठीक, क्या ये लिख लो यार, बना लो फटाफट। और वैसे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, नर्मदा और तापी, ये भी तो लिख ही सकते हो आप, है ना। चलो लिखो फटाफट। लिख लिया सबने, होने के बाद बताना हो गया करके। हो गया जी सबका डन। चलो, हम्म तो गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी, ये सब समानांतर नदियों के उदाहरण हैं। आप नर्मदा एंड तापी को भी लिख सकते थे ना, नो इश्यूज, मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो नर्मदा एंड तापी देर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिवर सिस्टम। समानांतर की बात चलिएगा यार, अगला जो है आयताकार, तीसरा था कि चौथा था, चौथा, आयताकार, नंबर 4, रेक्टेंगल, आयताकार, रेक्टेंगुलर। ये जो रिवर सिस्टम है, रेक्टेंगुलर रिवर सिस्टम है, ये कैसा होता है, ये देखिए, जैसे यमुना की सहायक नदियां, यमुना इधर से आ रही है और यमुना की सहायक नदी एकदम ऐसे बना के जुड़ेंगी, ये देखो, ये चंबल ऐसे, सिंध, बेतवा, है ना, ये केन, ये देखो आयत के शेप में नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है पैरेलल की। भाई अगर यहाँ पर एक मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं तो देखो ये बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसे दिख रहा है ना, आयत के शेप में। तो याद रखना, ये नदियां सामान्यतः 90 डिग्री में एक दूसरे को क्या करती है, ज्वाइन करती हैं।
क्या करती हैं, 90 डिग्री में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं ऑलमोस्ट, या एक ही एंगल में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। तो लिखेंगे सहायक नदियां, मुख्य नदी को, सहायक नदियां, इसके अंदर लिखना सहायक नदियां, ये सब सहायक नदियां हैं। एग्जाम्पल में बनाना यमुना, सहायक नदियां मुख्य नदी को एक विशेष कोण पर मिलती हैं। विशेष कोण मतलब 90 हो सकता है इन जनरल, बट और भी दूसरे एंगल से मिल सकती हैं, क्योंकि तिरछी भी मिलती होंगे, सब एक ही साथ मिलेंगे तो उस कोण को, इसलिए 90 जरूरी नहीं, बट ज्यादातर 90 में मिलते हैं। एक विशेष कोण पर एक दूसरे से मिलती हैं या मुख्य नदी से मिलती हैं। सहायक नदियां मुख्य नदी को एक विशेष कोण पर मिलती हैं, ठीक है। द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन रिवर, द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन रिवर एट सर्टेन एंगल। चंबल हो गया, चंबल के बाद इसका नाम क्या बताया हमने, यहां पर हो जाएगा सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। चलो भाई ये लिख लो फिर बताना। हो गया सभी का डन। चलो बढ़े अपन आगे। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट है नंबर 4 हुआ था ना, नंबर 5। देखो एक आप लोगों ने रिवर्स सुना होगा, जैसे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर लिखाता हूँ, मतलब इसका टाइप लिखाऊंगा मैं। मतलब जस्ट एक्चुअली मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, अब इतना पढ़ा तो क्या समझ आया कि नहीं आया, है ना। ये पहले मैं प्री पॉइंट ऑफ से पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी बता दूंगा तो तुम लोग तुरंत आंसर बता दोगे ना, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, और उसके बाद फिर इसी को हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे। कहीं पे लिख लेना ना इसको जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको, और उसके बाद इसका टाइप लिखेंगे, क्योंकि ये बता दूंगा तो तुम लोग आंसर फट से बता दोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रश्न ये था, ध्यान से समझना, प्रश्न ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये था कि उत्तर भारत में या मध्य भारत में, उत्तर तो नहीं लिखना, मध्य भारत की दो प्रमुख नदियां हैं, जिनमें से एक गंगा की सहायक है और एक जो है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ध्यान से समझना प्रश्न को, और मुझे आंसर चाहिए। मध्य भारत में प्रवाहित दो प्रमुख नदी है, जिनमें से एक गंगा की सहायक है और एक पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। उस उद्गम स्थल का नाम बताएं, नदियों के नाम नहीं बताना, उस उद्गम स्थल का नाम बताएं। चलो भाई बताओ आंसर, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, आंसर बताइए भी फास्ट। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट ओरिजिन प्लेस, उस उद्गम स्थल का नाम बताना है। एक गंगा की सहायक और एक पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली प्रमुख नदी है, उस उद्गम स्थल का नाम बताना है, ओरिजिन का नाम बताना है आपको। हम्म
बताइए भाई। कोई आंसर नहीं दे रहा यार, नहीं पता तो नहीं पता बोल दो भाई। कैसे? नो आइडिया। बताओ यार, इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए समझाते हैं, हम ही बता देते हैं। प्रश्न क्या था? ये प्रीलिम्स पे ना, भारत के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित दो नदियां, एक गंगा की सहायक है। गंगा की सहायक कौन सी नदी हो सकती है? गंगा की सहायक। और एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हो सकती है सर? देखो मतलब आप इमेजिन कर लो, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली गोदावरी हो सकती है, कृष्णा हो सकती है, कावेरी हो सकती है, पश्चिम की ओर बह रही है, नर्मदा हो सकती है, तापी हो सकती है। और दोनों एक ही जगह से निकलेंगी, जिसमें से एक गंगा की सहायक है। तो यार ऐसी नदी जो गोदावरी से निकलती है, सॉरी गोदावरी वाली जगह से निकलती है और वो गंगा की सहायक, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सर जब गोदावरी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर की कोई नदी होगी। तो उसके ऊपर में कौन है? तापी है। तापी जहां से निकलती वहां से कोई ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक है। सर गंगा की सहायक में तो सर सोन है, रिहंद पढ़ते हो तो। अच्छा, एक सोन नदी है और एक आपका नर्मदा नदी है। कौन है? एक नर्मदा है। दोनों एक ही जगह से निकलती हैं, एक गंगा की सहायक और एक पश्चिम में है। इसका मतलब कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? वो अमरकंटक की बात कर रहे हैं। अभी समझ आया क्या? हाँ, अभी समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बता दो। नाउ गॉट इट। तो भाई हम इस नदी पैटर्न की बात करेंगे। इस प्रकार के नदी पैटर्न की बात होगी, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि माही मिलेगी और चंबल भी मिलेगी। माही और चंबल भी उसी के उदाहरण है। जैसे इधर एक माही नदी है और एक चंबल नदी है। तो चंबल नदी इधर चलती है और माही नदी इधर चलती है, दोनों अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब इस प्रकार के कोई केंद्र होता है, ऊपरी क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल पैटर्न। याद रखना, रेडियल, या इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय। लिख लो भाई, रेडियल पैटर्न या सेंट्रीफ्यूगल या अभिकेंद्रीय। इसमें लिखना, इस प्रकार के पैटर्न या इस प्रकार के प्रतिरूप में किसी एक ऊंचे स्थान से नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। किसी ऊंचे स्थान से नदियां अलग दिशा में या विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। द रिवर्स फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम एनी अपर लैंड, फ्रॉम एनी अपर लैंड। लिख लिया?
चलो चलते हैं आगे फाइनल। तो उदाहरण में क्या लिखा जी आप लोगों ने, नर्मदा और सोन लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। दोनों अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं, यहाँ से प्रवाहित होती हैं। ये होता है रेडियल, अभी केंद्रीय, ठीक है। चलो नेक्स्ट है नंबर 5 हो गया, नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा 6 में तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब केंद्रीय होता है सेंट्रीपिटल। इसमें क्या होता है, एक गड्ढे वाली जगह पे नदियां अलग अलग डायरेक्शन से आके ऐसे एक जगह पर मिलती हैं। ये केंद्र से दूर जा रही है ना, और ये केंद्र की ओर जाती हैं। तो केंद्र की ओर में जैसे कि मणिपुर में लोकटक झील, तो किसी एक गड्ढे वाली जगह पर आके नदियां आपस में मिलती हैं। तो इसमें लिख सकते हो, इसमें नदियां केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, केंद्र की तरफ या केंद्र की ओर लिखेंगे। इसमें नदियां केंद्र की ओर या केंद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं। द रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द सेंट्रल डायरेक्शन, रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द सेंट्रल डायरेक्शन। इसमें नदियां केंद्र की ओर या केंद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं। लिख लिया। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट द रिवर पैटर्न इन इंडिया। भारत में नदियों का प्रतिरूप या स्वरूप या पैटर्न, जो आपको नाम बोलना है बोलिए। चलो अगला है, हेडिंग है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर लिखें। अगला हेडिंग डालिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुला रिवर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुला रिवर्स। अंतर लिखना है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। एक साइड आप हिमालयन रिवर लिखें और एक साइड प्रायद्वीपीय नदियां। एक साइड क्या रहेगा, प्रायद्वीपीय। एक साइड हिमालयन रिवर, एक साइड पेनिनसुला रिवर्स। बफरिंग हो रहा है क्या भाई, बफरिंग, बफरिंग प्रॉब्लम हो रहा है क्या। बफरिंग हो रहा है क्या, एक बार बताओ जरा। बफरिंग हो रहा है सर। नहीं मेरा तो वाला खत्म हो चुका है ये, हाँ। अभी ठीक है। चलिए अब ठीक है ना, ओके। लिखिए अंतर, लिखिए डिफरेंस लिखिए। हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। आप आधार भी बना सकते हो ना, आधार का मतलब होता है जैसे कि लंबाई। एक साइड आप यहाँ पर अलग से कॉलम बना सकते हैं, किस आधार पे आप उसका अंतर करना चाहते हैं, तो आप ये भी आप बना सकते हैं। बट आप मेंस में याद रखिएगा हमेशा इस चीज़ को,
आप जब उत्तर लिख रहे हैं, आंसर जब आप लिख रहे हैं, तो ये आधार एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आधार कुछ और अंदर कुछ और तो भी आपका गलत हो सकता है। इसलिए ये पहले से प्रैक्टिस है, तभी आप आधार बनाना, अदरवाइज आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आधार क्या हो सकते हैं? लंबाई। तो इनकी लंबाई क्या होती है? हिमालयन रिवर की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, लॉन्गर। और इनकी लंबाई तुलनात्मक रूप से कम, छोटी मत लिखना, तुलनात्मक रूप से कम, कंपेरेटिवली शॉर्टर, या तुलनात्मक रूप से छोटी होती है, ऐसा। ठीक है, कंपेरेटिवली शॉर्टर, छोटी होती है बस नहीं लिखना है ना, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, एक छोटे से एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। दो व्यक्ति हैं, ध्यान से समझिएगा। दो व्यक्ति हैं, एक है कारपेंटर है, एक बढ़ाई है, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति जिसके पास कार है। दोनों में क्या प्रोबेबिलिटी कि कौन अमीर होगा? एक व्यक्ति बढ़ई है, कारपेंटर है, और एक व्यक्ति जो है वो कार है, जिसके पास कार है, कार है, उसके पास दो तीन गाड़ियां हैं, कार है। तो प्रोबेबली संभावनाएं क्या है कि कौन व्यक्ति अमीर होगा? संभावना तो यही कहता है कि ये आपका अमीर होगा, है या ना? इसका ये मतलब तो नहीं ना कि ये गरीब है, इसके पास ज्यादा पैसा होगा, इसके पास कम पैसा होगा, ये आप कह सकते हो। ऐसा तो नहीं बोलेगा इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं होता अंतर कभी भी। दूसरा ये भी आप समझना, जैसे कि अब हमने यहाँ पर बताया ये गरीब है, अभी 2 मिनट में ये अमीर है, 2 मिनट में गरीब बन जाएगा। इसको खड़ा कर दो किसी एसपी के सामने, या चलो नेता के सामने खड़ा कर दो इसको, भाई इसकी कोई औकात नहीं होगी इसकी। इसकी अब ये गरीब हो गया। किसी नेता को खड़ा कर दो अंबानी के सामने, ये नेता गरीब हो जाएगा। नेता मतलब अब बड़े नेता नहीं, ऐसे छुटभैया नेता, जो किसी विधायक को खड़ा कर दो, तो भाई कोई औकात नहीं इस नेता की अंबानी के सामने, अंबानी अमीर और ये गरीब हो जाएगा। बट ऐसा थोड़ी बोलोगे कि नेता गरीब है या नेता के पास पैसा नहीं है। तुलनात्मक रूप से कम है, तुलनात्मक रूप से कम है, आप यही यही बताओगे ना, तुलनात्मक रूप से लंबाई इसकी क्या है? कम है। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे यार गोदावरी नदी है, गोदावरी की लंबाई भी ठीक ठाक पड़ते हैं, 1465 पड़ते हैं। हिमालयन रिवर्स गंगा को 25-25 पड़ते हैं, तो उसके कंपैरिजन में कम हुआ ना, उसके तुलना में 800-900 किलोमीटर कम है। तो हमको वही चीज आपको यहाँ पर बतानी है कि कंपेरेटिवली क्या है, इसकी लंबाई कम है। लंबाई की बात करा हमने। चौड़ाई में भी कैसे मिलेगा? सेम मिलेगा अपने को, या दोनों एक साथ लिख सकते हो। चौड़ाई वाइडर की मैं बात करता हूं तो ये लेस है, इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। इसकी चौड़ाई आपकी, सॉरी, इसकी अधिक है, उसकी कम है। इसकी चौड़ाई अधिक है, मोर वाइडर, और ये लेस, कम है। ठीक है, फिर अटक गया लग रहा है भाई। तीसरा, ये बहुत अटक रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये। आफ्टर रिकॉर्डिंग देख के बताना तो कैसा चल रहा है। आफ्टर रिकॉर्डेड आई गेस इट इज ओके। आफ्टर रिकॉर्डिंग अगर ये ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर करते हैं कुछ इस पर विचार। ये मुझे बफरिंग दिखा रहा है, आप लोग को हो रहा है कि नहीं? ये आप बताइए मुझे। मुझे बफरिंग शो रहा है। नाउ यू पीपल टेल मी, इज दैट एक्चुअल बफरिंग और नॉट? क्या हो रहा है? बफर हो रहा है ना, कैसे करे भाई, तुम ही लोग बताओ। व्हाट टू डू, क्या करना है बताइए, कंटिन्यू करना है या फिर? चलो
बहुत ज़्यादा कटेगा, इसको एटलीस्ट कर लेते हैं ना यार, फिर अधूरा छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। सोर्सेस में लिखते हैं स्रोत, स्रोत। सोर्सेस क्या है यार इनके लिए? इनके लिए वर्षा जल भी है, रेन वाटर भी है, प्लस ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब हिमनद। इनके लिए सोर्सेज क्या है? वर्षा जल भी है और ग्लेशियर भी है, ठीक है ना। और और इसके लिए क्या हो जाएंगे? केवल वर्षा जल, ओनली रेन वाटर। वर्षा जल, केवल रेन वाटर है, ठीक है, समझ आ रहा है। इनके लिए वर्षा जल भी है और ग्लेशियर, ग्लेशियर को हिंदी में आप हिमनद भी लिख सकते हैं। हिंदी में आप क्या लिखेंगे? हिमनद भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलो, और ये इसके लिए केवल वर्षा जल ही स्रोत होता है और कोई स्रोत नहीं होता। और यही कारण है, आप चाहो तो इसी में लिख सकते हैं, इसलिए नदियां क्या रहती हैं? सदा नीरा। सदा नीरा मतलब पेरिनियल कहते हैं इसको, वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, सदा नीरा, है ना, वर्ष भर इसमें जल रहता है। जबकि ये क्या होती है? ये मौसमी हो जाती हैं इसके कारण। ये क्या होती हैं? मौसमी, सीजनल होती हैं, समझ आ गया। एक होती हैं सदा नीरा, पेरेनियल, और ये होता है आपका सीजनल। सीजनल का मतलब होता है मौसमी। सीजनल का मतलब होता है मौसमी। लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नंबर 3। तीसरे तीसरे के बाद हम चलते हैं चौथे नंबर की बात। अगर मैं इसकी अवस्थाओं की बात करता हूं, मैं अवस्था, स्टेटस, तो ये नदियां कैसी होती हैं? युवा होती हैं, या एज बोल लीजिए आप इसको, एज, अवस्था। ये नदियां युवा होती हैं, जबकि ये नदियां थोड़ी सी प्रौढ़ हैं, मतलब ये न्यू है, ये यंग है, ये यंग है, और जबकि ये क्या है? ओल्ड है, ये पुरानी हो चुकी हैं। ये नदियां, हिमालय नदियां यंग हैं और ये नदियां प्रौढ़ हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला। देखो कौन सा नंबर था भाई? चौथा नंबर था ना। पांचवें नंबर की बात करते हैं, नंबर 5। नंबर 5 ये हिमालयन के लिए था, ये हिमालयन के लिए था, और ये पेनिनसुला रिवर के लिए था, ठीक है। अगला देखते हैं, नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। नंबर 5, अगर मैं बात करूँ स्थलाकृति, लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म, तो ये नदी क्या क्या बनाती है? हिमालयन नदी क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? गॉर्ज, विसर्प। गॉर्ज को महाखड्ड बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं महाखड्ड। विसर्प को इंग्लिश में बोलते हैं मिएंडर। क्या बोलते हैं? मिएंडर। इसके अलावा क्या बनाती है? डेल्टा। ये क्या क्या बनाती है भाई? ये बनाती है रवाइन। रवाइन यानी कि बीहड़ होता है। एक प्रश्न था बैडलैंड टोपोग्राफी, बीहड़। इसके अलावा और क्या बनाती है? गुम्फित वाहिका, ये भी बनाती है, ये भी बनाती है ना, दोनों बनाती हैं, गुम्फित वाहिका दोनों बनाती हैं। ये एश्चुरी भी बनाती है। एश्चुरी, एश्चुरी का मतलब होता है एश्चुरी, ज्वार नद मुख, और डेल्टा ये भी बनाती है, ठीक। कॉमन है, डेल्टा कॉमन है इनके लिए, दोनों बनाती हैं, ठीक। लेकिन एश्चुरी सिर्फ प्रायद्वीपीय नदी बनाएंगी, जबकि हिमालय नदियां डेल्टा बस बनाती हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, ढलान किसका अधिक होता है? नंबर 6, स्लोप। इसका ढलान तीव्र होता है, स्टिफ, हाई। इसका ढलान मंद होता है। ढलान किसका अधिक होता है? इनका, हिमालय नदियों का ढलान अधिक होगा, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का ढलान मंद होता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है ना, याद रखना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या है? इसका ढलान तीव्र होता है, इसका ढलान मंद होता है, ठीक है। इसके अलावा सिंचाई सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटी, किसमें अधिक रहेगा? सिंचाई सुविधा इसमें अधिक है, क्योंकि साल भर पानी है, और इसमें सिंचाई सुविधा कम है। नहीं है मत लिखना, मैं बार बार बोलता हूं। कोई भी अंतर, कोई भी डिफरेंस जब आप लिखते हो तो नॉट या नेवर या नहीं है ऐसे कभी नहीं लिखना है, आपको इस बात को ध्यान रखना।
समझ गई बात? कभी भी नेवर नहीं है, नॉट ऐसा नहीं लिखेंगे हम, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, ठीक। सिंचाई सुविधा यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है। इरिगेशन फैसिलिटी हायर, यहाँ पे लोअर। इसके अलावा मैदान, तो ये कैसे मैदानों का निर्माण करती है? ये बड़े मैदानों का निर्माण करती है, लार्जर प्लेन्स, जबकि ये छोटे मैदानों का निर्माण करती है। हिमालय नदी कैसे निर्माण करती है? बड़े मैदानों का निर्माण करती है, और ये छोटे मैदानों का निर्माण करती है। देखो सेंटेंस लिखना है कि नहीं लिखना है, मैदान जैसे आपने लिखा तो इसमें ये बड़े मैदानों का निर्माण करती है। दे फॉर्म द लार्जर प्लेन्स, दे फॉर्म द शॉर्टर प्लेन्स। इसको लिख के भेजना तो मुझे, ये होमवर्क है, ये मुझे लिख के भेजना आप लोग, है ना। आई नीड इट, शब्दों में प्रॉपर आपको अरेंज करके मुझे शब्दों में लिख के भेजना है। आई नीड इट, ये मुझे चाहिए होमवर्क। 9वां है भाई नौकायन की सुविधा। नौकायन मतलब वाटरवेज यहाँ पर अधिक है, ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहीं पर रहेगा ना, यहाँ पर कम है। आप देखना भारत के जितने बड़े रिवर वाटरवेज हैं या तो हिमालय नदी पे बने हैं, और जो हिमालय नदी पे नहीं है वो किनारों पर बने, डेल्टा वाले रीजन में। कारण क्योंकि डेल्टा के आसपास पानी मिल जाएगा, नहरों से पानी आप ले सकते हैं। मेजर डायरेक्टली नदियों पे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे वर्ष पानी की उपलब्धता चाहिए। गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पे बड़े हुए पर यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पर भी बने हुए हैं प्रायद्वीपीय नदियों पे, लेकिन कम है यहाँ पर। तो नौकायन की सुविधा इधर अधिक है और उधर आपको देखने को कम मिलेगा, ठीक है। एक और अंतर लिख लीजिए, 10 नंबर का है तो कम से कम 10 अंतर डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। प्रकृति या नेचर, तो ज्यादातर जो हिमालयी नदियां होती हैं वो कैसी रहती? पूर्ववर्ती होती हैं, पूर्ववर्ती। और ये ज्यादातर ये जो नदियां रहती है ये अनुवर्ती होती हैं, अनुवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एंटीसीडेंट, इसका मतलब होता है एंटीसीडेंट। अनुवर्ती का मतलब होता है सबसिक्वेंट। पूर्ववर्ती मतलब एंटीसीडेंट एंड अनुवर्ती मतलब होता है सबसिक्वेंट। सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट दे आर एक्चुअली? तो ये कुछ है नहीं, इसको समझना। पूर्ववर्ती का मतलब ऐसी नदियां जो अपने रास्ते में आने वाले कोई भी, इनके मार्ग में जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी ऑब्स्टिकल मतलब पर्वत पहाड़ पठार पड़ता है उसको तोड़ती चली जाती हैं। और अनुवर्ती का मतलब होता है जो ढलानों का अनुसरण करती हैं। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? जो ढलानों का अनुसरण करती है, यानी कि जो ढलान के अनुसार प्रवाहित होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवर्ती कहते हैं। और ऐसी नदियाँ ऐसी नदियाँ जो अपने रास्ते में मार्ग में आने वाले जो भी पर्वत पठार रहते हैं उसको तोड़ते हैं, उसको हम लोग पूर्ववर्ती कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए पूर्ववर्ती नदियों में और आपके अनुवर्ती नदियों में। तो ये प्रमुख 10 अंतर हैं हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में। अभी समझ आया सभी को? आपको इनके फीचर्स भी लिखने हैं। विशेषता का मतलब जैसे अगर कभी आया तो विशेषता में इसको लिखो, इधर विशेषता है तो इसको लिखो, ठीक है। अंतर तो आपको पूछा गया ऑलरेडी, आई डोंट थिंक सो कि इसको रिपीट करेगा तो छोटे क्वेश्चन में करेगा, बट यू कैन चेक, ठीक है। चलिए भाई, CGPSC प्रीलिम्स का अमेंडेड आंसर की आ चुका है, आप लोग देख लीजिए, है ना। क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, मतलब अगले क्लास में, वहाँ पर हम बाकी के जो पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आंसर भेजिएगा मुझे, होमवर्क जो मैंने बताया था इसको आप लोग लिख के भेजिएगा, बाकी क्वेश्चंस मैं और आपको दूंगा बाद में, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।